हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सभी अपने कैमरे भी ऑन कर सकते हैं फॉर ए वाइल। तो आज हम एक छोटी सी एक्टिविटी से शुरू करेंगे। यूट्यूब में कम्युनिटी फोरम में एक क्वेश्चन पोस्ट किया था, आप सभी ने देखा होगा। कैन एनीवन रिकॉल क्या था? हम अपने आप को सेल्फ अवेयर बनाने के लिए इनमें से क्या चीज़ चूज करना पसंद करेंगे? साक्षी, आपकी आवाज़ जो भी ठीक नहीं आ रही थी, आप थोड़ा चेक कर लेना, क्योंकि आप शेयर भी करोगे बाद में उसके लिए। अभी ठीक आ रही है? थोड़ा शायद कनेक्ट नहीं हुआ है, आप चेक कर लीजिए उसे। ठीक है, हम आज की एक्टिविटी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है, हमें ये देखना है कि सेल्फ अवेयरनेस है क्या। तो इसमें आप सब बताएंगे। आप तो बताते जाइए। मतलब अपना स्वोट एनालिसिस करना, हमारी स्ट्रेंथ के बारे में हमें बताओ, वीकनेसेस के बारे में बताओ, राइट। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। तो सेल्फ अवेयरनेस हो गया बेसिकली स्वॉट एनालिसिस करना। आपको बहुत ही अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ओके, और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि हम हमारे थॉट्स, हमारे बिहेवियर, हमारे माइंड के पैटर्न के ऊपर कितना अवेयर है, जो हमारे माइंड पे चल रहा है उसके ऊपर। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं शॉर्ट में? शायद एक एक्रोनिम है टीम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। थॉट, इमोशंस, एटीट्यूड एंड एम फॉर माइंड में भी। तो इसे भी आप लोग देख लेना, ये भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। ठीक है, और क्या है? तो जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है उन सब के लिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस। तो आप सब लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं इसमें। अपने गोल के बारे में अवेयर होना। बेसिकली भाई ये हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरी कमजोरियाँ क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, और देन धीरे धीरे कमजोरियों को कम करके स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ना। हाँ जी दिनेश जी, ये वाला पॉइंट इसमें आ गया। स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो ठीक है, और बताइए और क्या हो सकता है? बहुत आराम से कंफर्टेबली हम सोचें, चाहे हमने साइकोलॉजी के डोमेन में कभी सुना होगा, पढ़ा होगा, या हमने स्पिरिचुअलिटी में पढ़ा होगा, या अपने खुद के एक्सपीरियंस से, में क्या लगता है? What I am made of. What I am made of. My निखिल भाई क्या बोला? what I am made up of. ओके, व्हाट एम आई मेड अप ऑफ। ओके, व्हाट एल्स? व्हाट थिंग मेड मी फील गुड, क्या चीज मुझे अच्छी लगती है, क्या अच्छी नहीं लगती है। ओके, माय लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ऐसा? हाँ जी। My role and
Role and responsibilities. हाँ जी, यस। बहुत बातें आ सकती हैं इसमें, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग। और Aware हम about surroundings. ओके, I am a part of surrounding. मतलब मैं बेसिकली surrounding का इसे एक हिस्सा हूँ. इसे डेनियल गोलमैन ने अदर फोकस बोला है, आउटर फोकस। Okay. इसको ऐसे भी कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी में, क्या मैं सिर्फ ये बॉडी हूँ, आई एम ए स्पिरिचुअल बीइंग, आई एम एन एनर्जी, तो ये भी स्पिरिचुअलिटी में आता है। हाँ, ठीक है। और थोड़ा प्रैक्टिकली क्या हो सकता है? जो भी My एक्शंस interpret- हम ले रहे हैं उसमें कितना हमारे कंट्रोल है एक्चुअली। क्या 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 जो भी हूँ? जो भी लाइफ में एक्शंस हम ले रहे हैं उस एक्शन पे कितना कंट्रोल है हमारा। ओके, My interface with surrounding objects, people and situations. मेरा क्या इंटरफेस होता है, इंटरेक्शन होता है सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ, लोगों के साथ, परिस्थितियों के साथ। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई अवेयरनेस। और कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया? किसी ने कुछ बताया तो था, इंटरफेस विद अदर्स, आउटर फोकस। जैसे स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं मैं कौन, मेरा कौन, तो वो एक हो गया इसमें इंक्लूड। इसमें नहीं हुआ एग्जैक्टली, उसे हम लिख लेते हैं। वैसे तो ये सबसे पहले भी आ सकता था, हु एम आई एंड होम आई बिलोंग टू। माई कनेक्टिविटी विद द सुप्रीम। ये किसने बताया? सुभाष भाई बोल रहा हूँ। ओके ओके, मेरा कनेक्टिविटी क्या है सुप्रीम गॉड के साथ। Who, हाउ एम आई कनेक्टेड विद द सुप्रीम लॉर्ड। कनेक्शन विद द सुप्रीम, राइट, ठीक है। उसमें और एक ऐड कर सकते हैं, who am I and whom I belong to and from where I, when what is my origin, from where I come. ओके, ये थोड़ा और स्पिरिचुअल डोमेन में ज़्यादा हो गई बातें, लेकिन कुछ ऐसा प्रैक्टिकली बिल्कुल एकदम फंडामेंटल सेक्युलर, वो भी हम सोच सकते हैं। कॉन्फिडेंट, क्या बताया गुड़िया? क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्रिएटिंग नहीं, वो अभी हमारा क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्चुअली इसको समझना कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है। फिर हम नेक्स्ट वीक इस पे बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज, हाउ कैन वी एनहांस अवेयर सेल्फ अवेयरनेस। अभी है कि है क्या ये? ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात किसी ने नहीं बोली अभी, आई वांटेड समवन टू शेयर इट। सेल्फ अवेयरनेस में क्या आएगा? इज इट अबाउट माई कंपोजिशन। मैं किस तत्व से बना हुआ हूँ,
मेरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है। बेसिकली वो इसमें आ जाएगा, हु एम आई काइंड ऑफ। हाँ, उसमें आ सकता है। एक्चुअली सेल्फ अवेयरनेस पे सेल्फ मैनेजमेंट भी आ सकता है, हम कितना अपने आप को मैनेज कर पाए हैं। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि मेरा टाइम और मेरी एनर्जी कहाँ जा रही है, इसके बारे में अवेयरनेस होना सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट है। ठीक है, और क्या बताया था? एनी लास्ट 2 पॉइंट्स? My belief system. ठीक है, beliefs, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें ये भी आ सकता है सारा, prejudice, if I have any stereotypes, if I have any and biases, ये सब भी अपने बारे में पता होना चाहिए कि मेरी पर्टिकुलर प्रेजुडिस है, मेरी ना कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं तो हैं। तो ये सब भी अवेयरनेस होना एक बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बड़ी बातों की अवेयरनेस तो इजीली हो जाती है, लेकिन अपनी इन बातों के बारे में वीकनेस होना ये इंटीग्रिटी की बात है। तो आई होप सबको लगा ये मीनिंगफुल एक्टिविटी है, इट हेल्प अस टू ग्रो। यस। ठीक है, आज हम डबल सेशन रखेंगे क्योंकि आज टुडे वी हैव very sincere 4 speakers, so to justify their time which they have invested today, we will listen them carefully. So let us start with Nikhil bhai. Sure. Okay, let me share your graphic first. Yes, thank you. ठीक है, सभी लोग अपने आप को म्यूट कर सकते हैं और हम निखिल भाई को बहुत ध्यान से सुनेंगे। So this is very important topic and he has invested a lot of time into it. So my topic for today is practical techniques in mental healings. Here one thing is common: the organ of healing is subconscious mind, and the process of healing is faith. So author has described I think 9, right? 9 different techniques where we can heal our body or we can get our desired result, what we want. So first technique, we will start with the visualization technique. It's the most easiest technique what author is mentioning here. It's just like we are sowing a seed and we are with our mind's eye seeing that we have a beautiful flower or a beautiful fruit through that plant or a tree. Making it's like when we read a book or listen to an audio book, we can make a picture in our mind and see as if it is alive. So this is what a visualization is all about. You can use this technique when you want to go for a interview. You can visualize that the interview is quite impressed with me. We are having positive conversation, or any challenging like any challenging task where you want it to be a successful. So you can Nikhil bhai, it's a request from some audience to use Hindi as well for them. Okay, sorry. You can use both languages. हाँ जी। अगर हम कहीं इंटरव्यू पे जाते हैं तो फिर ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि मेरा इंटरव्यू एक 100% सक्सेस है। तो ये पहले ही मतलब पिक्चर बना लेना है अपने मन में कि मुझे क्या चाहिए, तो और वो मन की आंखों द्वारा हो सकता है। ठीक है,
दूसरा टेक्निक में जाऊंगा, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे। द मेंटल मूवी मेथड, इट्स लाइक creating a series of picture held in mind and back it with faith. So यहाँ पे अगर ऑथर का एग्जांपल है कि वो एक मतलब स्पीच देना चाहते थे कई ऑडियंस के सामने, मतलब हजारों ऑडियंस थे उनके सामने, तो उन्होंने पहले ही ऐसा एक पिक्चर बना लिया कि मैं स्पीच दे रहा हूँ और लोग मुझसे काफ़ी प्रभावित है। तो ये एग्जांपल उन्होंने ये मेंटल मूवी मेथड के द्वारा एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा मैं, मगर एक सीरीज ऑफ पिक्चर करना है अपने माइंड में और उसको बैक इट विद फेथ करना है, मतलब सीरीज ऑफ पॉजिटिव पिक्चर या सक्सेसफुल पिक्चर्स, यानी वो पिक्चर एक मूवी की तरह चलना चाहिए। आगे पहले हमने केवल एक पिक्चर देखा, अभी ये पिक्चर एक मूवी की तरह चलना चाहिए। सो दैट इज द मेंटल मूवी मेथड। द थर्ड इज द स्लीपिंग मेथड। सो यहाँ पे हम ये तो हम मतलब कभी भी कर सकते हैं, सुबह में कर सकते हैं या शाम में भी कर सकते हैं। सो मतलब एक कंफर्टेबल रिलैक्स पोस्चर, एक ऐसे चेयर ले सकते हैं, एक फोल्डिंग चेयर ले सकते हैं, उस पर बैठ सकते हैं और उस पर वी कैन रिपीट स्लोली क्वाइटली एंड लविंगली पॉजिटिव अफर्मेशन, वी कैन रिपीट इट। तो ये स्लीपिंग टेक्निक है, मतलब ये एक मन को थोड़ा शांत करना है पहले, एक थोड़ी सी नींद वाली फीलिंग आनी चाहिए, मगर सोना भी नहीं है और मतलब एक जागरूक अवस्था है, तो मन को रिलैक्स करने का। और यहाँ पे एक स्लीपिंग टेक्निक से द्वारा हम जो भी हमको चाहिए वो ये कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं ये। ठीक है, फिर उसके बाद एक बाउ डॉयन टेक्निक है। तो एक्चुअली एक ये फ्रेंच साइकोथेरेपिस्ट है और प्रोफेसर है चार्ल्स बाउडॉयन बोल के। तो उन्होंने भी ये ऐसे ही लगभग ऐसी टेक्निक ढूंढ के निकाली है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक मम्मी है और एक मतलब एक बेबी है, तो यहाँ पे एक वो लोरी सुना रही है उनको, बच्चे को, छोटे बेबी को। तो यहाँ पे ऑथर बोलती है कि कंडेंस एन आइडिया इनटू सबकॉन्शियस माइंड बाय रिपीटिंग इट ओवर एंड ओवर अगेन लाइक अ लुलाबी। लुलाबी यानी लोरी। तो ये मतलब हम बड़े प्यार से हम अपने मन को ऐसे कि दुलार रहे हैं, ठीक है, हम बड़े प्यार से अपने मन को ऐसे दुलार रहे हैं कि भाई है ना, कैसे मतलब कभी प्यार से बोलते हैं बच्चे को, जो प्यार से जब बोलता है तो वो कर लेता है। तो ये मतलब मन को बच्चा बना दिया यहाँ पे इन्होंने। और ये है वो द बाउडॉयन टेक्निक। चौथी टेक्निक है द थैंक यू टेक्निक। ये देखो यहाँ पे ऑथर का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, द थैंकफुल हार्ट अट्रैक्ट्स ब्लेसिंग फ्रॉम यूनिवर्स, एक्चुअली इट्स अ लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये प्रेयर करने का है, मतलब जो भी हमने चाहिए कि पहले उसको मतलब सुप्रीम पावर को थैंक यू बोल देना है पहले कि भाई थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस, सो दिस इज व्हाट वी विल अट्रैक्ट। मतलब मैंने जो चाहिए वो पहले ही मैंने उसको थैंक यू बोल दिया है, so I get what I want, so be thankful even before prayers are answered, यहाँ पे ये बोलता है ऑथर। the third technique है, sorry the sixth technique है the argumentative technique। यहाँ पे रीजनिंग मेथड होना चाहिए, एक रीजनिंग मेथड टू चेंज द बिलीफ। और ये राइट या रॉन्ग में मतलब क्या सही है और क्या गलत है, इसमें ये होता है। मतलब अभी हम किसी पेशेंट को बोलेंगे कि आपका जो नज़रिया है कि आपके बीमारी के बारे में, वो आप चेंज कर दीजिए, वो बदल दीजिए। यू शुड हैव अ strong belief that he or she will definitely get cured. So verdict should always favor the righteous things। मतलब जो हम चाहते हैं जो सही है, तो वर्डिक्ट मन ने वो वर्डिक्ट पास होना चाहिए, मन में वो वर्डिक्ट पास होना चाहिए कि हम जज है तो हमने वो वर्डिक्ट पास कर दिया है हमारे मन को कि भाई हमें ऐसा ही चाहिए। ये भी एक साइंटिस्ट ने ही एक प्रोफेसर है, इन्होंने जस्ट अ मोमेंट मैं इसका नाम भूल गया हूँ। ये भी इन्होंने एक डॉक्टर है, डॉक्टर फिनस पार्कहर्स्ट क्विम्बी, ये भी उन्होंने ये मेथड को इजाद किया है। तो ये मतलब आर्गुमेंटेटिव मेथड, राइट या रॉन्ग, मतलब मन को बताना है क्या सही है क्या गलत है। सो ये सातवां टेक्निक है ऊपर में। हाँ, द अफर्मेटिव टेक्निक।
मतलब अपन कुछ भी रिपीट नहीं करना है, ऐसा मतलब यहाँ पे नो व्हेन रिपीटिशंस, हैव फेथ, मतलब ऐसा कोई हम करते ना ऐसा होगा नहीं, उसके बारे में पूरा फेथ होना चाहिए, उसके पीछे पूरा फेथ होना चाहिए, तो फिर वो जरूर पास ऑन होगा। और एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, टू अफर्म इज टू स्टेट दैट इट इज सो, मतलब अफर्म हमने पहले ही कर दिया है, पॉजिटिव अफर्मेशन पहले ही ले लिया है कि जो होना है यही होगा मेरे साथ और कुछ नहीं होगा इसके अलग। तो एक ऐसा पिक्चर स्पीक्स थाउजेंड ऑफ वर्ड्स, है ना, तो काफी डिस्क्रिप्टिव था, तो मैंने केवल पिक्चर में एक मतलब बताया है कि आप इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। सो दैट इज अफर्मेटिव मेथड। द नेक्स्ट इज द एब्सोल्यूट मेथड टेक्निक। यहाँ पे एक एक्चुअली ये भी एक टेक्निक है किसी पेशेंट को क्योर करने का। तो लाइक ये तो मतलब ये इन्होंने सबसे ज्यादा एम्फसाइज किया है ऑथर ने ये टेक्निक के ऊपर। थिंकिंग गॉड एज अ ओशन ऑफ लव, पीस, विजडम, है ना, ऑल पावरफुल, एब्सोल्यूट हार्मनी एंड अनबाउंडलेस विजडम। तो मतलब भगवान को उन्होंने मतलब बोलते हैं ना प्यार का सागर है ना, रहमतों का सागर है। तो जो क्योर करने वाला है मतलब वो भगवान से शक्ति लेकर जो पेशेंट है उनको दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब वो एक सकाश वाली टेक्निक है, आपको सबको मालूम है। तो एब्सोल्यूट मेथड टेक्निक ये है, भगवान से शक्ति लो और जो पेशेंट है जो या बीमार है या जो वीक है उनको आप दे सकते हो। पावरफुल टेक्निक है काफी है। उन्होंने डिस्क्रिप्टिव दिया है एग्जांपल, मगर यहाँ पे टाइम के अभाव के वक्त इतना मैं डिस्क्रिप्टिव नहीं जाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे और ये एक टेक्निक है लास्ट वाला, द डेक्री मेथड। लाइक यहाँ पे मतलब है कि हमारे बोलते हैं ना कि शब्दों में काफी ताकत होती है, और वो शब्दों में ताकत कब होंगी जब उसके अंदर पूरी फीलिंग होंगी और हम उसको बैक करेंगे फेथ के साथ। ये डेक्री मेथड हम किसी भी अपना मतलब एक कोई बैड हैबिट लो या यहाँ पे एक ऐसा एग्जांपल दिया है कि लेडी वांट्स हियर, मतलब एक लेडी एक बदमाश से काफी परेशान थे, तो उन्होंने ये डेक्री मेथड यूज किया और ये बदमाश को उन्होंने अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। मतलब वो उन्होंने बताया कि अभी ये इंसान जो है, बदमाश जो है, मेरे जिंदगी में आप कभी नहीं आएगा, वो आपके हमारे मार्ग में कभी नहीं आएगा। तो ये मेथड से उन्होंने वो बदमाश को अपनी जिंदगी में से निकाल दिया। तो ये 9 मेथड थे। और मैंने एक छोटा सा राइट में एक पिक्चर बनाया है, राइट में यहाँ पे शायद दिखेगा, हाँ, यस, हाँ, बी अ मेंटल इंजीनियर एंड बिल्ड अ ग्रैंडर एंड ग्रेटर लाइफ। तो ये एक मैंने पिक्चर बनाया है। आप ये पीडीएफ को मतलब काफी आसान है ये पीडीएफ। ये पिक्चर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ ना। आपको ये मतलब ये पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, बस टाइटल पढ़ लो और पिक्चर देख लो, आपको सब याद हो जाएगा, या फिर आप जो भी कोई टेक्निक फॉलो करना चाहते हो इसमें से आप कर सकते हो। सो दैट इज फ्रॉम माय साइड टुडे। बहुत अच्छा निखिल भाई। अभी हम चाहेंगे कि हमने 9 मेथड जो समझे हैं थोड़ा सा एफर्ट लगा के इन सबको याद भी कर लेते हैं। तो निखिल भाई अब मैं याद भी करा दो जी सारे। बिल्कुल जो भी सेशन से जाए ना उसको सब कुछ याद होना चाहिए। हाँ, तो सभी चैलेंज के लिए तैयार हैं? जिसको याद हुए वो हैंड रेज कर सकता है और सुना सकता है। ये तो सबको याद होगा, विजुअलाइजेशन टेक्निक और मेंटल मूवी टेक्निक, ये सब करते हैं। और थैंक यू भी मतलब आजकल तो वो ग्रेटिट्यूड का बहुत चल रहा है, सब तरफ चल रहा है कि हैव ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीवन, नो, ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट्स ब्लेसिंग्स, ये सब तरफ चल रहा है आजकल। किसी के पास कुछ इंटरेस्टिंग आइडिया अगर आ रहा है इनको याद कराने का तो कोई बता सकता है? बेस्ट आइडिया इज पिक्चर इज वर्थ ऑफ 1000 वर्ड्स। ये भी काफी किसी को याद? हम ग्रुप पेयर बना बना के याद रख सकते हैं, जैसे विजुअलाइजेशन और मेंटल मूवी मेथड, ये थोड़े सिमिलर हैं, क्योंकि विजुअलाइजेशन में हम एक पिक्चर को विजुअलाइज करते हैं, मेंटल मूवी में कई सारी पिक्चर्स हो जाती हैं। और ऐसे ही जैसे ये आर्ग्यूमेंटेटिव और डिक्री मेथड, ये थोड़े सिमिलर से लग रहे हैं। और जैसे बाउडीन टेक्निक है और स्लीपिंग टेक्निक है, ये थोड़ी सिमिलर सी लग रही है, क्योंकि दोनों में थोड़ा जैसे उसमें भी
मदर बेबी को लोरी सुना रही है, और स्लीपिंग में भी हम रेस्ट मोड में चले जाते हैं। एफर्मेटिव और थैंक यू टेक्निक थोड़ी सिमिलर सी लग रही है, तो ऐसे पेयर बना के याद रख। बिल्कुल बिल्कुल, यही बेस्ट मेथड है। इंटरेस्टिंग, आई बहुत ही अच्छा। किसी के मन में कुछ और आ रहा है, किसी को याद हो गया हो या कुछ और एडिशन करना हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो? यस इसमें एक प्लीज। छोटी चीज मैं ऐड करूँ। हाँ मैंने जी अभी भाई। 2-3 दिन पहले एक सत्यानंद सरस्वती करके एक हुए हैं, उनको थोड़ा सा सुना था दिनेश भाई, उनके बारे आपकी में। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है थोड़ा। दिनेश भाई, आप चेक कर सॉरी, लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। अभी आ रही है? मैं कहूँ हाँ एक जी, हाँ जी। सत्यानंद सरस्वती हुए, उनके एक सिस्टर था निरंजन सरस्वती। वो बहुत चंचल बच्चा था, तो उन्होंने ऐसी कुछ टेक्निक्स यूज की जिनको कंबाइन करके योग निद्रा डिजाइन किया। उस बच्चे ने कभी कोई स्टडी नहीं की स्कूल्स में जाके, आज की डेट में वो योग निद्रा प्रैक्टिस करके 11 देशों की भाषाएं जानता है, 11 देशों की लैंग्वेज जानता है, विजुअलाइज और ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व की हैं, जिसके थ्रू अपनी अपनी मेहनत की है। तो योग निद्रा इन सबका कॉम्बो है। हम चाहे यूट्यूब पे गूगल पे जाके सर्च करें तो बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलता है कि 10 मिनट की योग निद्रा कैसे हमें सारी सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग में काम करती है। थैंक यू। हाँ बिल्कुल दिनेश भाई, बिल्कुल। हाँ, दिनेश भाई, आप माइक अपना चेक कर लीजिए, आप लगता है वो उसमें ठीक से फिट नहीं हो पाया है मोबाइल में। ये स्लीपिंग टेक्निक टेक्निक यानी योग निद्रा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। यस निखिल भाई को लगता है एक्सपीरियंस भी है। यस। वेरी गुड। तो अच्छा, दिनेश भाई, आपका शेयर करना चाहेंगे? आपका कुछ आप शेयर कर सकते हैं, आपका जो टॉपिक है उसका। ठीक है, मेरा टॉपिक अभी अब स्क्रीन शेयर कर सकते हैं भाई जी? आवाज आ रही है ठीक? अच्छा, आपकी वो इमेजेस शेयर करनी है क्या? हाँ जी, हाँ जी। ओके, जस्ट अ मिनट। दिनेश भाई, आप शुरू कर सकते हैं मीनवाइल। तो हम आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। क्योंकि जितने भी हमने देखा पीछे सारी सीरीज में, जितनी भी हमारी बीमारियां होती हैं साइकोसोमेटिक होती हैं, और साइकोसोमेटिक डिसीज भी ज़्यादातर हमारे डेली पैटर्न से, लाइफ स्टाइल की वजह से ज़्यादातर डेवलप होती हैं। तो ऐसा हम क्या थोड़ा थोड़ा लाइफ स्टाइल में मॉडिफाई करें कि जिससे कि हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहें और बीमारियां हमें आए ही नहीं। तो इसमें आज हम जो 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसमें पहला टॉपिक है फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज इन हेल्थ एंड सिकनेस, कि कैसे एक्सरसाइज वगैरह हमें बीमारी में और स्वस्थ रहने में मदद, बीमारियों से बचने में, स्वस्थ रहने में मदद करती है। मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन, जब हम अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली बताया जाता है कि 3 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज हमें बहुत ज़्यादा क्रॉनिक बीमारियों से बचा देती है। क्योंकि हमें जब एकदम से बहुत अच्छी वाली एक्सरसाइज करते हैं तो उससे ऑक्सीजन लेवल हमारा बढ़ जाता है, और हमारे अंदर बहुत अच्छे से प्योरीफाई हो जाता है सारा माइंड वगैरह और पूरी बॉडी, जिससे हमारा एनर्जी का लेवल बहुत बढ़ जाता है। डिक्रीज रेस्टिंग हार्ट रेट, जो हम एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा पैदल चलते हैं, तो उनका हार्ट बीट बढ़ जाता है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं की है कभी, तो उनका हार्ट बीट बढ़ जाता है, अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट रेट ठीक रहता है। ये डिक्रीज, नंबर 3 पे आते हैं, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। अगर हम अच्छे से एक्सरसाइज करते रहते हैं तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है, ब्लड प्रेशर भी, हमें हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये इससे के थ्रू हमारी सारी अंदर की स्ट्रेंथ हार्ट की बढ़ती है, और इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। जब एक्सरसाइज करते हैं तो जो भी ब्लॉकेज वगैरह हैं वो हार्ट में नहीं आ पाते, हमारी ब्लड वेसल्स सब एकदम क्लियर रहती हैं, तो उससे हार्ट की एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है पंपिंग की। हम आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे, तो इसके डिक्रीज होती है हमारी यूजिंग ऑफ एनर्जी।
जैसे हम जो ग्लूटामिन जो कंज्यूम करते हैं फूड के थ्रू, अगर हम अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं तो सारी एनर्जी हमें बहुत सारी वैसे ही मिलने लग जाती है, स्पेशली अगर हम प्राणायाम प्रैक्टिस करें। अगर कोई अच्छे से 20-25-30 मिनट प्राणायाम प्रैक्टिस करे तो उसकी फूड हैबिट्स में काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं आफ्टर 3 मंथ्स। बहुत ज़्यादा हमें ऐसे ग्लूटामिन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और हमारी जो एक्सरसाइज करने से हम सबको ही पता है, अगर हम अच्छे से एक्सरसाइज फॉलो करते हैं तो हमारी जो नींद होती है वो बहुत आरामदायक हो जाती है। मतलब हमारी जो स्लो वेव स्लीप है, डेल्टा और थीटा वाली, वो काफ़ी अच्छी हो जाती है एक्सरसाइज करने से। इंक्रीज एचडीएल, एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी वाला लिपिड जो होता है, वसा वगैरह जिसको बोल देते हैं, वो एचडीएल हमारे बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जबकि एलडीएल नुकसानदायक होता है। तो एलडीएल इससे कम होता है और एचडीएल बढ़ जाता है। और इसके थ्रू अगर हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो नंबर आगे आते हैं डिक्रीज कार्डियोवास्कुलर डिसीज। तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज वो हमारी काफ़ी कम होती हैं एक्सरसाइज के थ्रू। सबको पता है अगर अच्छे से एक्सरसाइज फॉलो की जाए तो ओबेसिटी पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और एक्सरसाइज करने से अच्छे से जो एक्सरसाइज प्राणायाम योगा करता है तो उसकी लाइफ भी थोड़ी लंबी होती है, ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। और आगे हम बात करें तो डिक्रीज मेंस, तो स्पेशली जो होता है, स्पेशली कुछ कुछ लड़कियों में जो प्रॉब्लम होती है, लेडीज की प्रॉब्लम होती है, वो भी एक्सरसाइज करने से सॉल्व हो जाती है। और कैंसर के रिस्क भी एक्सरसाइज से कम होते हैं अगर हम लगातार एक्सरसाइज को फॉलो करें और लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा खाने की हैबिट्स पे ध्यान देंगे तो कैंसर की प्रॉब्लम्स भी हम काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मल सी बात है आज की डेट में, जैसे कोविड का इतना सिनेरियो बढ़ा हुआ है तो इम्यूनिटी सिस्टम पे भी हमारे को एक्सरसाइज बहुत फ़ायदेमंद होता है। और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इम्यूनिटी हमारी अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करने लगें तो। और जो बहुत सारे लोगों को नेगेटिव नेचर होता है, नेगेटिव सोच चलती रहती है, नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, तो एक्सरसाइज करने से कुछ ऐसे हार्मोन्स माइंड में रिलीज होते हैं जो हमें नेगेटिव रहने नहीं देते हैं, लगातार हम बहुत पॉजिटिवली बिहेव करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो इसमें हम आगे बात करेंगे, एक टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। दूसरा टॉपिक है ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ की क्वालिटी को अफेक्ट करती हैं। तो ऐसी 5 स्टेजेस होती हैं जीवन में अलग अलग जो हमारी लाइफ की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। पहला तो हो गया फर्टल डेवलपमेंट एंड मैटरनल एनवायरनमेंट। मतलब जब बच्चा एकदम पेट के अंदर होता है, माँ के पेट के अंदर होता है, तो आसपास का एनवायरनमेंट, माँ क्या खा रही है क्या नहीं खा रही है, क्या उसको दिया जा रहा है, वो सब कुछ भी उसके लाइफ को अफेक्ट करता है, उसको विकास को अफेक्ट करता है कि वो कैसे डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा है। जब छोटा बच्चा होता है तब भी माँ अगर कुछ लेती है, खाना खाती है या जो भी बच्चों को खिलाया जाता है, वो भी उसको कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर असर करता है उसका। कई बार ऐसा होता है कि इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि बच्चों को अच्छे से बहुत सारे, इंडिया नहीं सॉरी विदेशों में बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग की लोग फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जिससे उनके ब्लड प्रेशर का खतरा काफी बढ़ने जाता है, मोटापे की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं फ्यूचर में। तो ये कुछ बीमारियां होती है जो डेवलप होती हैं। बताया जाता है कि जो माँ का पहले 10-15 दिन का दूध होता है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल काफी अच्छा होता है, एचडीएल वाला, जिसमें बहुत अच्छे एंटीबॉडीज होते हैं और वो इम्यूनिटी सिस्टम में बढ़ाने में बहुत मदद करता है। आयरन की मात्रा भी उसमें काफी ज्यादा पाई जाती है। आगे हम चलें तो चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, ये एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पे बच्चों पे बहुत ज्यादा असर होता है। बच्चा माँ बाप के दायरे को छोड़ के आगे बढ़ता है, स्कूल्स में जाता है, फ्रेंड्स के बीच में रहता है, और धीरे धीरे जब स्पेशली जब किशोरावस्था होती है उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं बॉडी के अंदर जो हमें बहुत अफेक्ट करते हैं। उन चेंजेस को बहुत सारे यूथ स्पेशली जो होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं और जिसकी वजह से वो थोड़े फ्रस्ट्रेट और ऐसे रहने लगते हैं। तो इसके ऊपर भी उनको अच्छे से एजुकेट करना जरूरी है जिससे कि उनका माइंड फ्लक्चुएशन कंट्रोल में रहे। और धीरे धीरे अगर ये सारी नेगेटिव हैबिट्स डेवलप होनी जो स्कूल से शुरू हो जाती है वो आगे पहुंचती हैं तो एडल्टहुड में हमें स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और बहुत सारी नेगेटिव हैबिट्स लग जाती हैं जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को अफेक्ट करती हैं। वहीं अगर हम अच्छे एनवायरनमेंट रहें, अच्छे लोगों के साथ रहें, तो वही हमें आगे लाइफ को बहुत अच्छे से ग्रो करने में मदद करती हैं। लास्ट में आते हैं एजिंग एंड ओल्डर पीपल्स।
जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो धीरे धीरे करके उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं कि भाई अभी तो बस ठीक है। कुछ लोग होते हैं बहुत हेल्दियर रहते हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं लाइफ में, बट कुछ लोग होते हैं कि जो सिर्फ मौत का इंतजार करते रहते हैं, तो वो उनका बहुत सारी बीमारियां पकड़ लेती हैं जिसकी वजह से। तो ये चीजें भी लाइफ को अफेक्ट करती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू दिनेश भाई। काफ़ी इम्पोर्टेंट था वैसे ये, क्योंकि बहुत ही अर्ली फेज में लाइफ में डिसाइड हो जाता है कि हमारे आने वाली लाइफ कैसी होगी। तो लाइफ कोर्स अप्रोच जो आपने बताई थोड़ी सी एकेडमिक है, तो लोगों को शायद समझ में कम आया होगा। तो इसे हमने अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकें एक दो लाइन में, तो हम क्या कह सकते हैं, टेक अवे क्या है इससे? सिंप्लीफाई यही कर सकते हैं, अगर हम लाइफ को बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं तो अच्छे से योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये सारी चीजें अपनी लाइफ में जरूर इन्वॉल्व करें। मिनिमम हफ्ते में 5 दिन आधा घंटा अगर हम एक्सरसाइज को डाल दें तो हमें डॉक्टर्स की नीड लगभग 10% और 5% ही रह जाएगी। और ये सारी चीजें अगर हम समझें, ठीक है। अच्छा, स्पेशली अभी माँ बाप के लिए होती है कि ओके, अभी हमारा सेशन फिनिश होने वाला है। अभी नेक्स्ट में हम ज्वाइन करेंगे, और सभी ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करेंगे आंचल बहन। हैबिट फॉर विन विन सिचुएशन। आंचल बहन, यही है ना टॉपिक? हाँ जी। और इसमें एक और सजेशन और हम देना चाहेंगे, जैसे दिनेश जी ने आज शेयर किया, तो वर्ल्ड योगा डे भी आने वाला है, तो हम रीडिंग चैलेंज की थीम को फॉलो करते हुए हेल्दी बॉडी चैलेंज भी रख सकते हैं अपने लिए। ठीक है, अभी सभी फिर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक